सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय बजट को अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इस बजट में विकास की बड़ी संभावनाएं हैं। सीएम योगी ने कहा कि इस बजट में किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। करोड़ों रुपए से अधिक का इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए, कृषि और सहायक सेक्टर के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे सर्वाधिक लाभान्वित होने वाली है, और खासतौर पर तब जब उत्तर प्रदेश 2020 से ही मिशन शक्ति के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से यहां पर जमीनी धरातल पर उतार रहा है। सर्वाधिक अन्नदाता किसान उत्तर प्रदेश के अंदर निवास कर रहा है। उन अन्नदाता किसानों की समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका का निर्वहन करने वाला है। युवाओं के लिए लाखों नौकरियों के साथ साथ मध्यम वर्गीय परिवार के लिए प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स में जो नए टैक्स स्लैब की घोषणा हुई है, ये सभी अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बजट को लेकर कहा कि ये बजट आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने इस बजट को 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने वाला बताया है और कहा कि बजट में छात्रों की चिंता के साथ किसानों की मजबूती पर भी ध्यान दिया गया है। 40 में विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया, हम कह सकते हैं आधुनिक भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। 2047 में विकसित भारत का संकल्प का सपना जो देशवासियों ने माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देखा है, उसको पूरा करने वाला बजट है। एक तरफ छात्रों की चिंता की गई है, किसानों को भी मजबूती देने का काम किया गया है, मध्यम वर्गीय लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इनकम टैक्स सेवा में छूट देकर के सरकारी कर्मचारियों को भी बड़ा तोहफा भारत सरकार ने देने का काम किया है। मैं बजट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर है जहां आम बजट पर बसपा अध्यक्ष मायावती का बयान आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर अमीर और घन्ना सेठों के लिए ये बजट है, ये मायावती ने अपने बयान में कहा है। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं की उपेक्षा इस बजट में की गई है। बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए प्रयास नहीं देखने को मिल रहे हैं। बहुजनों को मायूस करने वाला ये बजट है। तो सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और पोस्ट कर ये बजट पर अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और आम बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ मुट्ठी पर भर जो अमीर हैं और धन्ना सेठ हैं, उनके लिए ये बजट बनाया गया है। गरीबों, बेरोजगारों, किसानों और महिलाओं की उपेक्षा इस बजट में हुई है। बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए कोई प्रयास इस बजट में देखने को नहीं मिले हैं। वहीं बहुजनों को मायूस करने वाला ये बजट मायावती ने बताया है। वहीं बजट को लेकर सपा नेता डॉक्टर एसटी हसन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए बजट से आम जनता को कोई खुशी नहीं है। एसटी हसन का कहना है कि इस बजट से ब्लैक मनी को फायदा होगा, साथ ही अब लोग ब्लैक मनी ज्यादा रखेंगे। हसन ने यह भी कहा कि ये बजट केवल बिहार सरकार के लिए आया है। कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि आपने
देखिए, बहुत ही निराशाजनक बजट है। केंद्र सरकार ने जो बजट दिया है उसमें आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छी बात है कि आपने कैंसर पे एक्साइज ड्यूटी कम कर दी, कैंसर की दवाओं पे, लेकिन कैंसर कितने लोगों को होता है? सोना चांदी कितने लोग खरीदते हैं? आप लोग ताली बजाएं, लेकिन मैं तो समझता हूँ आम जनता को तो इसकी कोई खुशी नहीं है। आपने इनकम टैक्स के अंदर जो रिबेट मिलता था वही 3 लाख पे छोड़ दिया आपने। हमें तो पूरी उम्मीद ये थी कि इस बार बजट में 5 लाख कम से कम कर देंगे। और जो इनकम टैक्स का स्लैब है, जो 30 लाख रुपए के ऊपर 30% पहले दिया जाता था, वो फिर 20 किया, अब आपने 15 लाख कर दिया। 15 लाख के ऊपर आप 30% टैक्स। मोदी सरकार के 3.0 बजट को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बयान सामने आया है। अंशु अवस्थी ने केंद्र सरकार के बजट को हवा हवाई बताते हुए कहा कि बजट से भी देशवासियों को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इस बजट में की गई घोषणाएं बाद में गायब हो जाएंगी। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर 9.2% है, लेकिन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आगे अंशु अवस्थी ने कहा कि बीजेपी ने देश के आधारभूत सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं, जिस वजह से हालात ये हैं कि अस्पतालों में भीड़ है, लेकिन सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने को लेकर कोई इंतजाम इस बजट में नहीं किया गया है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी आज का बजट सिर्फ हवा हवाई और किताबी है। भाजपा सरकार ने आज इस बजट को पेश करके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी नियति इस देश के आम आदमी और युवाओं के लिए बता दी है कि उनको इस देश के युवाओं से, किसानों से, आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, छोटे व्यापारियों से कोई लेना देना नहीं। ऐसे दौर में जब बेरोजगारी इस देश में आजादी के बाद सबसे ज्यादा 9.2% है, उस समय भी सरकारी नौकरियां 23 लाख से ज्यादा खाली हैं, लेकिन इस बजट में कोई इंतजाम नहीं। महंगाई चरम पर है। देश की आजादी के बाद 3.4% सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन उसको रोकने का कोई इंतजाम नहीं। और सबसे बड़ी बात कि महंगाई की मार जो मध्यम वर्गीय पर पड़ रही है, उनके जो टैक्स फ्री स्लैब है, बड़ी उम्मीदें थी कि बढ़ेगा, कोई टैक्स स्लैब में चेंज नहीं है। चंदौली में पूर्वांचल के एकमात्र इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष डीएस मिश्रा ने मोदी सरकार के बजट की सराहना की है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़े निवेश से औद्योगिक जगत को लाभ मिलेगा। कृषि जगत में निवेश बढ़ने से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। आगे उन्होंने कहा कि स्टार्टअप में टैक्स स्लैब में छूट से युवाओं को लाभ मिलेगा। डीएस मिश्रा का कहना है कि बजट के जरिए पीएम मोदी ने कोशिश की है कि विवाद से विश्वास की ओर जाएं। स्थिति कुछ मामला मोदी जी का तीसरा टर्म शुरू हुआ और उसका पहला बजट माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। सभी लोग आज सुबह से लगे हुए थे, हमारी भी दृष्टि थी। कुछ मामलों में ये बजट बहुत उत्साहित करने वाला है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश बढ़ाया है, ये तो निश्चित रूप से उद्योग जगत को इसका लाभ मिलेगा। दूसरा, जो इन्होंने कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाया है, इससे क्रय शक्ति किसानों की बढ़ेगी। वो जब मांग बढ़ती है तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ता है और समृद्धता की तरफ हम जाते हैं। तो इन्होंने कृषि क्षेत्र का ध्यान रखा है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। स्टार्टअप को लेकर के भी इन्होंने बहुत संतुलन रखा है। बजट में टैक्सेस में छूट दिया है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उनके प्रशिक्षण के लिए जो एक कार्यक्रम चलते रहता है जगह जगह, उसमें ये रहता है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको इंटर्नशिप के लिए जो वो पहले उनको दिया जाता था, मानदेय दिया जाता था सरकार का, वो करीब 1500 से 2000 था। अब इसको 5000 किया गया। अगर युवा शक्ति, हमारी युवा पीढ़ी 1 करोड़ लोगों को लक्ष्य भी है सरकार का, अगर इसका लाभ उठाए, प्रशिक्षण ले और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रयास करें, तो हमें लग रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी का भी जो एक तरह से असंतोष है ये भी कम होगा।
पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत पिछड़ा वर्ग के संगठन मोर्चा के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी की बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैठक में शामिल हुए मंत्री नरेंद्र कश्यप ने पार्टी पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही आगामी उपचुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई गई है। और हमारे संवाददाता राशिद आरिफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, जानकारी चाहेंगे, बीजेपी पिछड़ा वर्ग की जो बैठक लखनऊ में हुई है, क्या कुछ रणनीति उसमें बनाई गई है और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं? जो है वो बैठक हुई थी। पिछड़ा विभाग के अध्यक्ष जो है मंत्री नरेंद्र, वो भी उसी मौजूद थे। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद में जो परिणाम उत्तर प्रदेश में आए थे, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। कल कोर कमेटी की बैठक थी जिसमें दोनों डिप्टी सीएम मौजूद थे। वहीं आज पिछड़ा विभाग की बैठक की गई। मंत्री नरेंद्र तोमर ने जितने नेता कार्यकर्ता उसमें आए थे, सबको दिशा निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं 10 सीटों को लेकर। उसमें सरकार के साथ में पिछड़े वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए और बीजेपी और पिछड़ा वर्ग के लोग मिलकर साथ में काम करें, कहीं ना कहीं संगठन को मजबूत करे और उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव जिन सीटों पे होना उनको जीते। तो कहीं ना कहीं जीत का मंत्र दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि लगातार बैठकों का दौर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के बाद उथल पुथल भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल नहीं थे, दोनों डिप्टी सीएम शामिल थे। तो आज पिछड़ा वर्ग की बैठक हुई। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार बैठकें हो रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो कहीं ना कहीं लोकसभा के बाद में गरमा गई है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 5 सीटें थी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। तो बैठकों के दौर से ये ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही जबरदस्त घमासान चुनाव होगा, क्योंकि 2027 चुनाव की रणनीति भी जो है यहीं से समझ में आ जाएगी कि किसके पक्ष में मतदाता जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी कोशिश में लगी है कि 10 सीटें जो है वो अपने खाते में लाए जाए। इसी को लेकर रणनीति बन रही है, कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, संगठन में लोगों को जिम्मेदारी दी जा रही है, नेताओं को मंत्रियों को क्षेत्र में लगाया जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर लगातार बैठकों का दौर बीजेपी में जारी है। जी दीजिए राशिद, जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई थी, उस हार की समीक्षा भी लगातार हो रही है, क्या कोई वजह सामने आई, ठोस वजह जो मुख्य कारण रहा हो हार का? देखिए, जो लोकसभा चुनाव में हार हुई थी उस पे कहीं ना कहीं 27 या 30 पन्नों की रिपोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने केंद्रीय नेतृत्व को दिया था। सूत्रों से जानकारी ये भी हम लोगों को प्राप्त हो रही है, हार की असल वजह ये थी कि कैंडिडेट जो थे उनके खिलाफ कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में रोष था, ग्रामीण एरियो में जनता उनसे नाराज थी, लेकिन उनको रिपीट टिकट दे दिया गया। कई नेता ऐसे थे जिनसे लोग खुश नहीं थे, मोदी को जिताना चाह रहे थे, लेकिन वो कैंडिडेट बदलने की बात कर रहे थे। जैसे कि आपको बता दें, लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से कौशल किशोर लड़ रहे थे। वहीं कई सीटें ऐसी थी जिसपे कार्यकर्ता चाह रहे थे कि यहाँ पे नेता बदले जाए, कैंडिडेट बदला जाए। और कई ऐसी सीटें थी जिनको लेके कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय नेतृत्व को एक लेटर लिखा था कि इन नेताओं की सीट बदली जाए, क्योंकि इन नेताओं से नाराजगी, अपने क्षेत्र में काम नहीं करते हैं और जो कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई नहीं हो रही। उन्हीं सब चीजों को लेके जो कार्यकर्ताओं की अपेक्षा रही उन लोगों से, तो उसी के बाद में ये नतीजे सामने। अब लगातार समीक्षा बैठक हो रही है। समीक्षा, हालांकि भूपेंद्र चौधरी ने इस हार की जिम्मेदारी अपने ले ली है और उसके बाद में इस्तीफे की पेशकश कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं हार की वजह ज्यादा ये बताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, विधायक हो या कार्यकर्ता हो, उनके अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रशासन नहीं सुन रहा है। आपको बता दूं कि विधायक जो है अपने क्षेत्र के काम नहीं करवा पा रहा है। इन्हीं सब चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में, नेताओं में रोष था कि जब हमारी सुनी नहीं जा रही, हम जनता का काम किस तरह कराएं।
वहीं कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो अपने क्षेत्र में जाते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे, जनता की समस्याओं को हल नहीं करते थे। उन्हीं सब चीजों को लेके बिल्कुल। ये एक समीक्षा निकली कि इस वजह से ये सीटें आ रही हैं। उसी को लेकर लगातार बैठक हो रही है, समीक्षा बैठक हो रही है कि उपचुनाव जो है ना उन सीटों को किस तरह से जीता जाए और आगे की रणनीति बनाई जाए, उसी को लेकर लगातार बैठक हो रही है। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रुक करेंगे बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लापरवाह अफसरों पर कड़ा एक्शन देखने को मिला है। लापरवाह 5 एडीएम एफआर और 3 एसडीएम से जवाब तलब किया गया है। जनहानि क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही बरती गई है। लापरवाह एडीएम एफआर को सौंपी गई है प्रतिकूल प्रविष्टि। 2 दिन में संतोषजनक जवाब न देने पर हो सकती है कार्रवाई। तो ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लापरवाह अधिकारियों पर सख्त नजर आ रहे हैं। जहां पर अब बड़ा फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि जो अफसर लगातार लापरवाही बरत रहे हैं उन पर कड़ा एक्शन होगा। लापरवाह 5 एडीएम एफआर और 3 एसडीएम से जवाब तलब किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। और जो जनहानि हुई है, क्षतिग्रस्त फसलें हैं, उनके मुआवजे देने में जो देरी हुई है, लापरवाही हुई है, उसे लेकर ये जो है एक्शन लिया गया है। वहीं 2 दिनों के अंदर संतोषजनक जवाब न देने पर कार्रवाई इन अधिकारियों के खिलाफ हो सकती है। और हमारे यूपी हेड प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जानकारी चाहेंगे, ये जो अधिकारी है क्या कुछ कार्रवाई उन पर हो सकती है और मुख्यमंत्री ने क्या एक्शन लिया है इनके खिलाफ? देखिए, दक्षिणी स्तर से उत्तर प्रदेश में आपदा को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सचेत कर दिया था अधिकारियों को, और ऐसी स्थिति में उन्होंने रोज करीब करीब ब्रीफिंग में ये बोला था कि जो भी जनहानि हो रही है उसकी सही रिपोर्ट जो है शासन को भेजी जाए और मंत्रालय को भेजी जाए, ताकि जो लोग इस आपदा से प्रभावित हैं उनका त्वरित जो है निदान हो सके। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के इस निर्देश को किसी स्तर पर नहीं समझा और उन्होंने देरी की, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। करीब 5 ऐसे एडीएम एफआर हैं जो वित्त देखते हैं और 3 एसडीएम हैं जिनसे जवाब तलब किया गया है। जनहानि क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने में लापरवाही इनके द्वारा हुई है। लापरवाह एडीएम एफआर को सौंपी गई है प्रतिकूल प्रविष्टि, जिसमें उनको ये बताना होगा कि आखिर समय रहते उन्होंने क्यों नहीं शासन को जो अपने माता जो उनके सीनियर हैं उनको बताया। इसके अलावा कानपुर देहात के आपदा विशेषज्ञ को निलंबित किया गया है। बांदा चित्रकूट सिद्धार्थनगर के एडीएम एफआर को भी प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है। सुल्तानपुर मुजफ्फरनगर के एडीएम एफआर को प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है। वहीं सिद्धार्थनगर एसडीएम सदर ललित मिश्रा से जवाब तलब किया गया है। सादाबाद एसडीएम संजय सिंह से भी जवाब तलब किया गया है और अतरौली के एसडीएम अनिल कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अपना उतरते हैं और आम जनमानस से मिलते हैं, उनको राहत सामग्री वितरित करते हैं और वो निरंतर, जब मानसून शुरू हुआ उसके पहले भी उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया था कि आम जनता को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, क्योंकि सरकार आम जनता के लिए है। लेकिन इन अधिकारियों की निरंतर शिकायतें और इन अधिकारियों की आम जनता की बात को ना सुनना इन अधिकारियों को प्रभारी पड़ा है और आज शासन के स्तर से ये बड़ा जो है एक्शन लिया गया है। जी, अभी ये जो अगर कहा गया है कि 2 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो कार्रवाई होगी, किस तरीके की कार्रवाई की बात कही जा रही है? जी देखिए, निश्चित रूप से अगर 2 दिन के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनको निलंबन की प्रक्रिया झेलनी पड़ सकती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्थानांतरण हो सकता है। फिलहाल 2 दिन का ये जो वक्त है इन लोगों को दिया गया है। 2 दिन में ये लोग अपनी बातों से जो इनका पक्ष है वो सरकार के सामने रखेंगे। फिर उसके बाद शासन स्तर पर फैसला होगा कि इनके साथ क्या करना है और उस लेवल पे फिर कार्रवाई भी होगी। जी, बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का लखनऊ से, जहां आरएसएस शाखा में अधिकारियों के
शामिल होने का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और केंद्र के इस फैसले को जो है वो गलत बताया है। केंद्र की ओर से अनुमति देने का फैसला राष्ट्र विरोधी है, ये उन्होंने पोस्ट में लिखा है। साथ ही साथ ये भी लिखा है कि निर्णय में संघ और बीजेपी का प्रभाव होगा, आपस में एक ही हैं संघ और बीजेपी। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर केंद्र सरकार का ये जो फैसला है जिसमें कहा गया कि जो अब सरकारी अधिकारी हैं वो आरएसएस की शाखा में जाएंगे और उसमें शामिल होंगे, उसका विरोध लगातार जो विपक्षी दल है वो कर रहे हैं। और इसी कड़ी में स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि केंद्र की ओर से अनुमति देने का फैसला राष्ट्र विरोधी फैसला है और निर्णय में संघ और बीजेपी का प्रभाव नजर आएगा, आपस में एक ही हैं बीजेपी और संघ। वहीं गोंडा पहुंचे सपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने मृतक सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह के परिजनों से मुलाकात कर घटना पर दुख व्यक्त किया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को इस न्याय की लड़ाई में उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने के साथ ही परिवार की सुरक्षा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल ने पीड़ित परिवार को पार्टी की ओर से 5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। मुझे मांग है उनके फांसी की सजा दे। मेरे आदमी को काटे हैं बोटी बोटी, हमने देखा खाना लेकर आए थे, वो काट कर खत्म करते। मैं बेहोश हो गई थी, मेरा दवा चलता है, लीवर का पेशेंट है। हम क्या करेंगे? हम 2 बेटियों को लेकर कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? रास्ते में जाते छेड़ाछानी करते हैं, उनके बच्चे गाली देते हैं, उनको जाने नहीं देते रिक्शा। हम क्या करें? हाँ, सीबीआई की जांच चाहिए, उससे हमें नहीं मतलब है। जो हम मांग रहे हैं वो हमको दो बस, और हम नहीं जानते कुछ। उनको फांसी की सजा नहीं हुई तो हम जहर खा के यहीं पे मरेंगे। जितना हम लोग ये देख रहे हैं इस पर आंसू कम पड़ जाएंगे अगर रोना हो तो, लेकिन हम लोग बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी का पूरा परिवार पल्लवी और उसकी बहन के साथ में खड़े हुए हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि इस परिवार को हम लोग आखिरी वक्त तक न्याय जरूर दिलाएंगे। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी की ओर से इनकी आर्थिक मदद भी की है, जिसका चेक परसों जब मिलेगा तब आपको सूचना देंगे कि वो चेक कितने का है। और समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से इस मामले को उठाया, निश्चित रूप से आज जो भी गिरफ्तारी हुई 1 या 2, कल प्रतिनिधिमंडल गठित हुआ, कल हम लोग जब ये वायरल हुआ तब प्रशासन के कान में आवाज पहुंची और रात में वो रोहित सिंह नाम का शायद कोई अपराधी जो है उसके पैर में गोली लगी, उसको पकड़ा गया और ट्रैक्टर से यहाँ पर बाउंड्री वॉल गिराई गई। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी, क्योंकि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, मेरी ड्यूटी थी, मैं उस दिन भी आया था। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर हम लोग यहाँ आए हैं। हमने पहले पीड़ित परिवार से बात की है। पीड़ित परिवार की सीधे मांगे हैं, क्योंकि 5 दिन में उनको न्याय होता दिखा नहीं। अभी तक जो मुख्य आरोपी है या मुख्य आरोपी के है, उनको पकड़ा नहीं गया है। केवल खानापुरी की गई है, एक छोटी सी दीवार बाउंड्री वाल गिर गई है, घर नहीं गिर सकता था। एक आदमी के पांव में गोली लग गई है, जो 5वां अभियुक्त था उसके, और रात में पुलिस ने बड़ी बहादुरी की है, उसको पकड़ लिया गया है। तो जो परिवार की मांग है वो स्पष्ट रूप से यह है कि स्थानीय पुलिस से हमको न्याय की उम्मीद नहीं है। इस प्रकरण की जांच सीबीआई से करें। और इसी के साथ उत्तर